अस्सलामु अलैकुम बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you all in today's orientation session, first session of strategic business reporting at KNS School of Business Studies. अच्छा बच्चों, सबसे पहले मेरा मुख्तसर सा तारुफ। My name is Munir Muhammad Shafi and I will be taking this course along with Sir Junaid Khalid at KNS School of Business Studies. ठीक है? अच्छा तो मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, मेरे सब्जेक्ट्स जो मैं टीच करता हूँ वो टैक्स है। सबसे पहले CA के स्टूडेंट्स को मैं टैक्सेशन टीच करता हूँ और ACCA के स्टूडेंट्स को AAA टीच करता हूँ एंड आई विल बी ऑल्सो टीचिंग नाउ स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग टू ACCA स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, my introduction, as far as my introduction is concerned, my professional background is concerned, I'm a fellow member of ICAP, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and I'm also a fellow member of ACCA. I'm running my own chartered accountancy firm by the name of HM Chartered Accountants. आपको पता है पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसिंग राइट्स हैं, ऑडिट के प्रैक्टिसिंग राइट्स हैं, वो ICAP के मेंबर्स के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के पास होता है। सो आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट एज वेल। सो क्वालिफाई किया था मैंने 2013 में। सो नाउ इट हैज़ बीन मोर देन अराउंड 10 years, नॉट मोर देन 10 years, अराउंड 10 years टू माई क्वालिफिकेशन। तो जब मेंबर को प्रैक्टिस में, मेंबर को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, प्रोफेशनल सर्विस के अंदर 8-10 साल हो जाते हैं तो ICAP और ACCA उसको ये फेलो का टैग दे देता है, फेलो मेंबर का। ठीक है? अच्छा भाई, नाउ अबाउट दिस सब्जेक्ट, सेशन एजेंडा। हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे क्या? हम आज के सेशन में प्राइमरीली डिस्कशन करेंगे व्हाट इज SBR। व्हाट इज SBR? स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है क्या? इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है? इस सब्जेक्ट में हमें करना क्या है? इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम क्या है? पासिंग रेशो क्या है? इसकी आउटलाइन क्या है? इसमें हमें कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं? एंड हाउ इज दिस सब्जेक्ट लिंक्ड विद योर प्रीवियस सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड सो फार इन ACCA। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प करें और मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में कराएं कि आप लोगों ने कौन से पेपर्स देने हैं, कौन से कितने पेपर्स आप लोग दे चुके हैं और कितने पेपर्स अब आपने अपकमिंग अटेम्प्ट में मार्च या जून में देने हैं। तो बेटा आपसे शुरू करें। सर मैंने मार्च में एग्जिट देना है और जून में SBR और SBL का मैंने। अच्छा, तो अब आपके जो F की सीरीज़ के पेपर्स में सिर्फ एक यही बाकी है? नहीं, F8 भी देता है। F8 भी देता है, तो आपने उसके साथ साथ देना होगा फिर। सर वो मैंने सितंबर के लिए छोड़ा क्योंकि वो दिसंबर टाइम में फेल हो गया। अच्छा, ठीक है। सो यू आर प्लानिंग SBR इन जून, और SBR के साथ कौन सा आपने बताया? SBR एंड SBL इन जून। गुड। आप बेटा? सर मैं पार्ट क्वालिफाइड हूँ, अपना इंटरमीडिएट क्लियर है और SBR जून में प्लानिंग है और मार्च में मैंने AFM देना है। SBR जून में और मार्च में आपने AFM देना है। तो AFM आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया है? फिर दिसंबर में अटेम्प्ट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ। ठीक है, सो इट विल बी योर री अटेम्प्ट। ठीक है। SBL? तो SBL फिलहाल अभी प्लान नहीं किया, उसका बेस किया था। ठीक है। आपका बेटा? मैं पार्ट क्वालिफाइड हूँ और बेसिक्स थ्योरी। SBL आई एम गोइंग फॉर मार्च एंड SBR जून में। आपका बेटा? मैंने ACCA का एग्जाम नहीं दिया, बस एग्जामिनेशन में डिलेक्ट 9 और इस बार मैं SBR और SBL दोनों साथ जून के लिए। ठीक है, तो आप किस स्ट्रीम से आएंगे बेटा? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। गुड। अच्छा, तो आपके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ACCA की क्वालिफिकेशन में यू विल बी स्टडिंग दिस पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, सही? ठीक है, चल ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं कुछ बातें करूँगा इस पेपर से रिलेटेड कि ये पेपर है क्या एंड हाउ इज़ इट लिंक्ड टू योर प्रीवियस जर्नी। और अगर आपने कोई पास्ट में, मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई पेपर नहीं भी दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ACCA में, सो दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ SBR, जो भी कॉन्सेप्ट पुराना वाला या पिछली स्टडीज से लिंक होगा हम ज़रूर उसको
पूरा रिकैप कर रहे होंगे, पूरा उसको देख रहे होंगे, उसकी रिलेवेंट एग्जाम्पल्स को देख रहे होंगे, सो दैट अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन इज मेड टू योर SBR सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों? अच्छा, SBR की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, खैर हर सब्जेक्ट की ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर ACCA पास करना है तो आपने सारे सब्जेक्ट पास करने हैं, और सब्जेक्ट पास किए बगैर ACCA की क्वालिफिकेशन आपके हाथ में नहीं आएगी। सो एवरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते होते हैं कि जो उनकी प्रोफेशनल जर्नी में उनके साथ होंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट की जर्नी में कौन कौन से सब्जेक्ट उसके साथ होते हैं? प्राइमरीली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये ACCA इज योर ऑडिट सर्टिफिकेशन, इज योर ऑडिट क्वालिफिकेशन। और ऑडिट किस चीज का होता है? ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। ठीक है? अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ये ऑडिट होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब है कि यू आर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, you have to form an opinion of the financial statements, opinion on truth and fairness of the financial statements, कि भाई ये जो financial statements बनी है क्या ये true and fair है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने अगर F8 आपने नहीं दिया ना, बाकी लोगों ने ऑडिट का कुछ आइडिया है? ऑडिट का पर्पस ये होता है, अब ये जो ICAP की सर्टिफिकेशन है CA की, या ये जो ACCA की सर्टिफिकेशन है, ये है क्या? ये है ऑडिट रेगुलेटर्स हैं, एक तरह के ऑडिट सुपरवाइजरी बॉडीज हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑडिट के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और ऑडिट क्या है? कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ एंड फेयरनेस पर ओपिनियन दे सकें कि क्या ये ठीक बनी है या नहीं बनी है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने के लिए, ऑडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होना चाहिए हमारे पास? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये ऑडिट कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है या नहीं बनी है, ये हम किसी पैराए पे करेंगे ना, किसी पैरामीटर पर चेक करेंगे ना, वो पैरामीटर क्या होगा? वो पैरामीटर होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे बनती है? किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बनती है। ऐसा है कि नहीं है? और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या आपके पास? या तो IFRS है, IFRS, IAS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो क्या ऑडिट करने के लिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बड़ी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए? वो बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बगैर हम ऑडिट ही नहीं कर सकते, उसके बगैर हम ऑडिट कर ही नहीं सकते। और ये जो AAA एडवांस ऑडिट का पेपर है जो मैं पढ़ाता भी हूं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और स्टूडेंट्स AAA के अंदर क्यों फेल होते हैं? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर इज AAA। सबसे ज्यादा बुरा पासिंग रेशियो जो रहता है वो AAA का रहता है। और AAA में स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं? ड्यू टू देयर वीक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉलेज एट SBR लेवल। आर यू गेटिंग दिस? वही सारे के सारे स्टैंडर्ड्स AAA में अप्लाई होते हैं। मैं भी आपसे लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें सारे के सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स SBR के लेवल पर टेस्ट होते हैं। सेम लिस्ट AAA के पोर्शन में भी आपको मिलेगी कि यही सारे स्टैंडर्ड्स AAA में भी एग्जामिनेबल है। और AAA में है क्या? एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। सो द स्ट्रॉन्गर योर कॉन्सेप्ट्स विल बी एट SBR level, you will be in a better position to apply those concepts in AAA as well. Are you getting this? अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इन प्रैक्टिस होता है, अगर वो ऑडिट कर रहा है तो उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की नॉलेज। और अगर आप ऑडिट नहीं भी करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी फाइनेंस की पोजीशन पर जा रहे हैं, CFO बन रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो क्या CFO को सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप क्लाइंट साइड पर जा रहे हैं, और क्लाइंट साइड पर जा रहे हैं का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही आपकी और आपकी टीम की जिम्मेदारी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ बनाना बल्कि उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पहले कहलाता था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। पहले क्या कहलाता था?
कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, बेटा ये एक एक इन सबको दे दो, सब में से एक एक दे दो, ठीक है। तो पहले ये कहलाता था कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, अच्छा अब वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का नाम थोड़ा सा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मींस यू आर रिपोर्टिंग एनीथिंग, यू आर रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पिक्चर, यू आर रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। बट दिस पेपर इज नॉट ओनली अबाउट रिपोर्टिंग। सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ स्टैंडर्ड्स को अप्लाई नहीं करना आपने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज भी करना है। आपने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज इस तरह करना है सो दैट यू आर एबल टू टेक डिसीजंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन बेटर टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये इंफॉर्मेशन कैसे आपको आगे स्ट्रेटेजिकली हेल्प करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टीयर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपको वो वाला व्यू मिलेगा, वो वाला एंगल मिलेगा। Are you getting this? So this subject is obviously very very important, not from SBR perspective but from AAA perspective as well. आप अगर SBR को अच्छे से पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपने 50-60% AAA को टारगेट कर लिया, एटलीस्ट 50% तो कर ही लिया। Are you getting this? So this paper serves as a dual purpose. यानी कि जब आप SBR दें तो अगला जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, whatever your attempt should be, उसमें आप लोग उन्हें AAA को टारगेट करना चाहिए आपको, क्योंकि all this knowledge will be carried forward। और जितना AAA दूर होता चला जाएगा SBR से, वो सारी चीजें आप भूलते चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, और एक होती है फील्ड, टैक्स की फील्ड होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक टैक्स की फील्ड होती है। बट सिंस वी आर स्टडिंग ACCA, तो ACCA का जो टैक्स है ऑब्वियसली बात है कि वो पाकिस्तान के टैक्स एनवायरनमेंट से वो सब्जेक्ट रेट नहीं करता, वो UK का टैक्स होता है। तो बाहर तो और जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिए स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे होते हैं, जिनको ICAW आगे प्लान करना होता है, वो फिर एडवांस टैक्स को ऑप्ट कर रहे होते हैं और बाकी AAA को ऑप्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर AFM को, AAA को, ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पेपर ओवरव्यू सिलेबस का क्या है उस पर हम बात करेंगे, पेपर पैटर्न क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, पासिंग रेशो। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू देखते हैं जरा। अच्छा भाई, सिलेबस ओवरव्यू में क्या क्या चीजें हमारे पास। सिलेबस ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे, आपसे मैंने शेयर भी कर लिया है सिलेबस ओवरव्यू। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑनलाइन की भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर काइंडली अपने आप को ऐड करवा लें। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँगा वो इंशाल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, सिलेबस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और सिलेबस को थोड़ा सा जरा ढंग से डिटेल में देखते हैं कि इसमें है क्या, हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल एंड एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। अच्छा भाई, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग जब भी मैं कहूंगा, या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जब भी मैं कहूंगा, आई विल बी मीनिंग कि कोई भी एंटिटी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो बेसिकली वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रिपोर्ट कर रही है। किसको रिपोर्ट कर रही है? ना सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर रही है, बल्कि और भी जगहों पर जहाँ जहाँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हो रही होंगी, वो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी रिपोर्ट हो रही है, तो उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस प्रोसेस को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सो प्रोफेशनल एंड एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ACCA की क्वालिफिकेशन में जगह जगह आपको एथिक्स पर बड़ा फोकस करवाया जाएगा। एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, ना सिर्फ ACCA में बल्कि CA में भी, हर जगह एथिक्स 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 एथिक्स। ऐसा क्यों है सर? क्या हम चोर हैं? क्या हम एथिकल नहीं हैं? क्या हमारे किरदार पर शक है ACCA को? हमने कहा नहीं, आपके किरदार पर शक नहीं है, सबके किरदार पर शक है, सबको पढ़ाया जाता है, हम मेंबर्स को भी पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है एथिक्स। अच्छा, तो क्या सर एथिक्स पढ़ाने से हम बहुत एथिकल हो जाएंगे? मैंने कहा उम्मीद तो यही की जा रही है, बट व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज, अच्छा, और ये क्यों इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि देखो, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना,
ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना यार तुमने पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनना है, तुम पे जिम्मेदारी है बहुत। अच्छा भाई किसकी जिम्मेदारी है? घर वालों की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, ऐसा होता है ना। लेकिन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और तुम एक ऑडिटर हो, अब तुम पे किसकी जिम्मेदारी है? हमने कहा तुम्हारे ओपिनियन पर दुनिया रिलाय कर रही है भाई। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जो भी वो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आपका ओपिनियन देख रहा है, वो आपके ओपिनियन पे भरोसा कर रहा है, क्योंकि आपको एसीसी ने सर्टिफिकेट दे दिया, आईकैप ने सर्टिफिकेट दे दिया है, अब आप ऑडिटर बन गए हो। तो अब आपने अगर कुछ गलत रिपोर्ट कर दिया तो क्या ख्याल है, बहुत से लोगों का नुकसान हो जाएगा जो तुम्हारे ओपिनियन पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जो तुम्हारे ओपिनियन पे भरोसा करके कोई डिसीजन ले लेंगे। चलो ऑडिट नहीं कर रहे हो, तुम किसी कंपनी के सीएफओ हो। अगर तुम सीएफओ हो तो इसका मतलब कि तुम कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट हो। अगर तुम कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट हो तो क्या तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे? यस। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में तुम कोई हैंकी पैंकी कर सकते हो, नंबर्स के साथ खेल सकते हो? यस, यू कैन प्ले विद द नंबर्स, यू कैन प्ले। आप प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर सकते हो, आप नंबर्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आपके इस हरकत करने से क्या होगा? लोगों का नुकसान। लोगों को यानी कि शेयर होल्डर्स को, जिनका पैसा लगा हुआ है, उनको अपनी ट्रू पिक्चर ही नहीं आएगी। इसका मतलब कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब सिर्फ आपके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं, आपकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, आप पर तो सारे शेयर होल्डर और सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी आ गई है। क्या ख्याल है? तो हमने कहा सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा प्रोफेशन है जिसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और वाकई में देखा जाता है। मैंने भी कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप किसी को बोला आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट या आई एम चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, तो उसके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रखा हुआ इस प्रोफेशन के अंदर। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू कीप आवर एथिकल वैल्यूज हाई, isn't it? So this is what the objective of these chartered accountancy certification is, that these ethical values are basically inculcated in your professional behavior. जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से एथिकल बिहेवियर को अपना रहे हैं। अच्छा, जो शातिर आदमी होता है ना, शातिर आदमी ना रास्ते निकाल सकता है बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर आप लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो आप लॉ के अंदर से भी अपने फायदे की चीजें निकाल लोगे। लॉ का मकसद ये नहीं होगा कि इस लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन एक लॉयर का मकसद, लॉयर का काम क्या होता है? लॉयर का काम तो ये होता है ना कि बंद दरवाजों में से रास्ते निकाल लेना, लॉ के ग्रे एरियाज को एक्सप्लॉइट करना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी कई जगह ऐसी आती हैं जहां पर आप उसको मिसयूज कर सकते हो। पॉलिसीज को चेंज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेस कर सकते हो। तो ये जो एथिक्स आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपका जो कंडक्ट है इट विल बी हैविंग इम्पैक्ट ऑन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आर यू गेटिंग? आपके एक ओपिनियन के ऊपर मिलियंस और बिलियंस की वैल्यू इधर उधर जाएगी। तो सर क्या ये पढ़ाने से हम एथिकल हो जाएंगे? इन माई पर्सनल ओपिनियन नो। हम जितना भी एथिक्स पढ़ा लें हम एथिकल नहीं होंगे। तो सर हम कैसे होंगे एथिकल? एथिक्स बेसिकली इज डिराइव्ड फ्रॉम योर रिलीजियस रूट्स। रिलीजन से डिराइव हुआ है ये एथिक्स। ये एथिक्स की बात हर रिलीजन में है। कोई रिलीजन ये नहीं बोलेगा कि आप झूठ बोलो, कोई रिलीजन ये नहीं बोलेगा कि आप धोखा दो। एवरी रिलीजन फोकसेस ऑन एथिक्स। तो जो बंदा जितना दीन के करीब होगा, इन माय व्यू वो उतना ज्यादा एथिकल होगा, इन माय व्यू। और ये एथिक्स ये तो बचपन से आएगा आपके अंदर। मिसाल के तौर पर बचपन से अगर कोई बच्चा झूठ बोलेगा और उसके माँ बाप ने उसको थप्पड़ लगा दिया वक्त पे, तो अब उसको पता है कि मैंने झूठ नहीं बोला। बचपन में अगर किसी बच्चे ने अपने स्कूल में दूसरे दोस्त की पेंसिल चोरी कर ली है और वो जब घर आएगा और उसके माँ बाप उसको थप्पड़ लगाएंगे कि नहीं बेटा चोरी नहीं करनी है, ये सही बात नहीं है, ये अल्लाह पाक सजा देंगे। फिर चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते,
गुनाह मिलता है, जहन्नुम में जलेंगे। हाँ, तो जब जिसके दिल में ये खौफ खुदा होगा, ये रिलीजियस वैल्यूज़ होंगी, वही फिर एथिकल होगा, वही इस एथिक्स को फॉलो करेगा। आर यू गेटिंग दिस? बट द नीड ऑफ द सब्जेक्ट इज कि ये सब्जेक्ट में जगह जगह, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, F8 में आपने एथिक्स पढ़ा होगा, F7 में आपने एथिक्स पढ़ा होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, SBL में आप एथिक्स पढ़ोगे, SBR में आप एथिक्स पढ़ोगे, AAA में तो एथिक्स ही एथिक्स पढ़ोगे बहुत सारा, ठीक है। तो अल्लाह करे कि सब पढ़ पढ़ा के एथिकल हो जाए। अच्छा भाई, B फिर क्या है? अच्छा, फिर ये कितने मार्क्स का आता है ये बताऊंगा अभी हम, फिर पेपर पैटर्न पे बात करेंगे कि ना ये सब चीज़ें कितने कितने मार्क्स की टेस्ट होती हैं। आई होप कि आप लोगों को सबको नजर आ रहा है क्लियरली। बी है फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? वही जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, यही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी एक ढांचे पर कुछ प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए बने हैं, वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बातें करनी पड़ेंगी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई खेल भी सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। अच्छा, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारे पास कोई स्टैंडर्ड हमें गाइड नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास अवेलेबल, मिसाल के तौर कोई नई चीज़ आ गई, कोई नया इशू आ गया, अब कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उससे रिलेटेड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? तो सर क्या हम उसको रिकॉग्नाइज ना करें? क्या हम उसको रिपोर्ट ना करें? क्या हम उसको मेजर ना करें? हमने कहा नहीं, उसके लिए भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में गाइडलाइन है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपने क्या करना है। क्रिप्टो करेंसी है, उसको कैसे आपने डील करना है, उसको कैसे मेजर करना है, उसको अपने रिपोर्ट कैसे करना है, उसकी गेन्स लॉसेस को कैसे डील करना है। अब क्रिप्टो का स्टैंडर्ड अगर नहीं भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको छोड़ देना। हाउ यू हैव टू डील, स्टैंडर्ड विल गाइड यू। आर यू गेटिंग दिस? तो फ्रेमवर्क की डिस्कशन है और फ्रेमवर्क की डिस्कशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आ जाओ जिसको हम कहते हैं कि मेन SBR आपका किसके गिर्द घूमता है, ठीक है। मेन SBR आपका किसके गिर्द घूमता है? इसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा कि सर रेस्टोरेंट का हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें वहाँ का एनवायरनमेंट भी देखना है, हम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे वो वाक़ है। अगर तो सर 2 दरिया पर है तो सर वहाँ जाएंगे और खाना वाना खाएंगे, अच्छा है, मज़ा आएगा बहुत। इनका बात सही है, ज़बरदस्त। और वहाँ पर जो वेटर्स हैं उनका रवैया हमारे साथ कैसा है, हाउ दे आर डीलिंग विद अस, बात सब सही है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है क्या? खाना, मेन कोर्स मील। पता लगे खाना आया और आपने एक चम्मच मुंह में डाली, नहीं भाई नहीं, खाना नहीं है, दोबारा जाओगे वहाँ पे? नहीं जाओगे। अच्छा, तो ऐसी ही मिसाल इस पूरे SBR के अंदर इन स्टैंडर्ड्स की भी है। बाकी एरियाज हैं, ऑब्वियस सी बात है, एथिक्स भी है और आपको पढ़ना भी है। एथिक्स भी एक स्पेसिफिक नंबर्स का टेस्ट होता है। फिर आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी कुछ वेटेज है, रेशियो एनालिसिस की भी कुछ वेटेज है, लेकिन जो मेन वेटेज है वो है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को आपने पढ़ना है और अच्छे से ढंग से अप्लाई करना है। आओ अब देखते हैं कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर तुम लोग 1 मिनट दो मुझे, तो वो जो तुम्हारे हाथ में हैंडआउट्स हैं मैं ज़रा उनको भी खोल लूँ यहाँ पर ना, 1 मिनट दो सिर्फ मुझे, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन हैं और उनके पास ये हैंडआउट्स नहीं हैं वो भी ज़रा देख पाएँ। अच्छा भाई, एक सबसे पहले आपके पास है कोर्स आउटलाइन का डॉक्यूमेंट, ऐसा ही है, वो भी मैंने खोल लिया। एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड्स भी खोल लिए,
एग्ज़ाम एसेंशियल्स भी खोल लिए, फिर एक पास पेपर का एनालिसिस है, अच्छा भाई। तो ये अब आपके पास, अच्छा रिपोर्टिंग की जब मैं बात करूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की जब मैं बात करूंगा, तो ये सारे के सारे एरियाज जो इस डब्बे के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे के, और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे टेस्ट होने वाले हैं SBR पे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना नॉन करंट एसेट्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं IAS 16 या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 की भी बात कर रहा हूँ, IAS 38 की भी बात कर रहा हूँ, IAS 36 की भी बात कर रहा हूँ, इम्पेयरमेंट की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ, बोरोइंग कॉस्ट की भी बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस? तो नॉन करंट एसेट में सारे आ गए। तो सिर्फ नॉन करंट एसेट का मतलब ये नहीं समझना IAS 16 है सिर्फ हमारे कोर्स में, नहीं नहीं नहीं, वो तो दुनिया पीछे रह गई बहुत। सही। अच्छा तो सर स्टैंडर्ड्स फिर हैं कौन कौन से, ज़रा लिस्ट दिखा दें, ज़रा दीदार करा दें, ताकि हमें थोड़ी सी खुशी हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा ज़बरदस्त बात हो गई, इससे अच्छी खुशी की बात होगी क्या। आ जाओ भाई, ये रहे सारे स्टैंडर्ड्स जो आपको पढ़ने हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, FR का मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड तुमने FR के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे किसी न किसी दर्जे में, ठीक है। नहीं भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, हो जाएंगे सारे। अच्छा अब यकीन करो AAA के अंदर ऐसे बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं हमने सर FR तो पढ़ा नहीं है, वो तो एग्जाम था। अच्छा भाई तूने SBR तो पढ़ा होगा? नहीं सर SBR तो भी नहीं दिया हमने, हम पहले देंगे AAA। भाई ये मौत को क्यों गले लगाना, पहले SBR पढ़ ले फिर AAA वैसे ही इतना मुश्किल, उसके अंदर फिर आते सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं सर वो पहले AAA देना है। अच्छा भाई शौक है तो दे लो तुम। तो जब वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर पास हो जाते हैं जिन्होंने FR जिनका एग्जाम होता है, और SBR भी जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर किसी के FR का पेपर एग्जाम है, नहीं पढ़ा हुआ, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, सब चीज़ें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। हम हर चीज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। FR के पेपर में ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, तो लेकिन आपने जो यूनिवर्सिटी का आपका करिकुलम है उसके अंदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होंगे ना, तभी एग्जामिशन मिलती है, वरना ऐसे एग्जामिशन मिलती नहीं है। अच्छा SBR, अच्छा अब ये जो टिक लगा हुआ इसका मतलब कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने FR में भी किसी दर्जे में पढ़े हैं और ये SBR में भी आएंगे। कौन कौन से हैं ज़रा देखते हैं। IAS 1, IAS 2, अब आपको भी पता है कि ये पेपर में टेस्ट तो होंगे नहीं, तो बच्चों वाले स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नाम भी नहीं सुनोगे। अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसकी जगह जगह एप्लीकेशन आ जाती है, जगह जगह एप्लीकेशन आ जाती है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देखो ये हर दौर में इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रहेगा, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ऑडिट के पेपर में आओगे ना, इसके ऊपर ऑडिट का भी अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड तो आप जानते ही हैं, बड़ा मशहूर ज़माना स्टैंडर्ड है, पढ़ा होगा आपने। तो इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको एग्जामिनर काफ़ी पसंद करते हैं। जिधर मैं स्टार लगा रहा हूँ इसका मतलब कि एग्जामिनर को काफ़ी पसंद है। अच्छा एग्जामिनर को वही स्टैंडर्ड पसंद होंगे जो थोड़े मुश्किल है, माजरत के साथ, ठीक है। आसान स्टैंडर्ड तो SBR के में पसंद भी नहीं होंगे एग्जामिनर को, आपको पता ही है। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आसान सा स्टैंडर्ड है, उसका रिकैप है सिर्फ। अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आपने FR के लेवल पर नहीं पढ़ा, तो जो स्टैंडर्ड आपने FR के लेवल पर नहीं पढ़ा वो तो एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनर को बहुत पसंद है, हम देखेंगे। मैंने इसका पूरा एक एनालिसिस बनाया है आप लोगों के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना नज़र आता है, लेकिन इसकी कॉपी है ना आपके पास, चेक करो इसकी कॉपी होगी।
है कॉपी है ना इसकी? अच्छा, वैसे ये प्रिंट देना चाहिए था पोर्ट्रेट के ऊपर, नहीं लैंडस्केप पे देना चाहिए था, पोर्ट्रेट पे दे दिया प्रिंट, ठीक है खैर है। लेकिन नज़र आ रहा है कुछ इसमें? हाँ, तो इसके मैं बात करूँगा, एग्जामिनर किन चीज़ों को देखता है। अच्छा, फिर आप बात करते हो IAS 20 की, गवर्नमेंट ग्रांट, ये आसान सा स्टैंडर्ड है। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये एग्जामिनर को पसंद है स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी, अच्छा ये आपने पढ़ा है और यहाँ भी पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी कंसोलिडेशन में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, ग्रुप अकाउंटिंग में। बोरोइंग कॉस्ट इजी सा स्टैंडर्ड है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इजी सा स्टैंडर्ड है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो है ना, ये ग्रुप अकाउंटिंग से रिलेट कर जाते हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, फाइनेंशियल स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जामिनर को बहुत पसंद है। EPS आसान सा स्टैंडर्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट एग्जामिनर को बहुत पसंद है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ये स्टैंडर्ड एग्जामिनर को यही सारे AAA के लेवल पे बहुत पसंद है, क्योंकि ये सारे एडवांस लेवल पेपर है ना, और एडवांस लेवल पेपर में एग्जामिनर आपके एडवांस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहता है। प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स स्टैंडर्ड आसान है, इसकी एप्लीकेशन जगह जगह आती है। इंटेंजिबल एसेट्स काफ़ी पसंद है एग्जामिनर को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आसान सा है, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, आपने पढ़ा हुआ है FR में। अच्छा, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता टेस्ट, लेकिन फिर भी करता है एग्जामिनर टेस्ट इसको भी, कि अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पहली दफ़ा अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, चेंजेस को कहाँ कैसे अकाउंट फॉल करेंगे, कहाँ ले जाएंगे गेन्स और लॉसेस चेंजेस का, ये सब बातें ये एग्जामिनर को काफ़ी पसंद है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एग्जामिनर लाइक्स दिस स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो शेयर बेस्ड पेमेंट, आपने FR में नहीं पढ़ा, और आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एग्जामिनर को वो स्टैंडर्ड्स बहुत पसंद है, तबीयत से टेस्ट होते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर तो पूरा पहला सवाल है ही बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, कंपलसरी क्वेश्चन। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, एग्जामिनर को बहुत पसंद है। IFRS 7 भी एग्जामिन होता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आप देख सकते हैं कि पहले नहीं आया, FR के लेवल के ऊपर ये टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, बट इजी स्टैंडर्ड। ऑपरेटिंग सेगमेंट का स्टैंडर्ड बड़ा इजी सा स्टैंडर्ड है। अच्छा, IAS 32 सर, IAS 32, IFRS 9 और IFRS 7, यूँ समझ लो ये सारे पैकेज में हैं स्टैंडर्ड्स। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं। IAS 32, IFRS 9, IFRS 7, ठीक है, ये तीनों स्टैंडर्ड्स पैकेज में आते हैं आपके साथ, एक के साथ एक फ्री मिलता है। अच्छा भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने FR के लेवल पे भी पढ़ा है। जॉइंट अरेंजमेंट्स नहीं पढ़ा, ये भी ग्रुप अकाउंटिंग के साथ ही है, ठीक है भाई। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ये सिर्फ डिस्क्लोजर से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। फेयर वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रेवेन्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट, लीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन देखो ना इतने सारे अनइम्पॉर्टेंट भी तो हैं छोटे छोटे। अच्छा खैर, सो द आइडिया इज SBR के लेवल पर कि SBR के लेवल पर कोई स्टैंडर्ड छोड़ना बेवकूफ़ी है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। प्रोफेशनल एग्जाम है और एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी स्टैंडर्ड टच कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। सो यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड हैव द ओवरऑल नॉलेज ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? IFRS फॉर SMEs, ये क्या है सर? IFRS फॉर SMEs, IFRS फॉर SMEs ये वो IFRS हैं जो अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटर, कोई कंपनी अगर ऐसी है, कोई एंटिटी अगर ऐसी है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का क्राइटेरिया मीट करती है,
तो अब उस पर IFRS लागू नहीं होते, उस पर ये IFRS फॉर SME लागू होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या है, ये किस तरह से एक्चुअल IFRS से डिफरेंट है, ये सब हमें देखना होगा। ठीक है, और क्या क्या चीजें भी कोर्स का पार्ट है भाई? कुछ IFRS प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, कुछ एक्सपोजर ड्राफ्ट्स वगैरह तो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसका डिस्कशन है कुछ, ये बस इतनी खास चीज़ें नहीं हैं। मेन चीज़ें आपके जो स्टैंडर्ड से रिलेट करती हैं वो ये सारी हैं। अच्छा, यही सारी चीज़ें इस छोटे से डब्बे में समराइज हैं। रेवेन्यू, अब नॉन करंट एसेट में मैंने आपको बताया मल्टीपल आ गए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर IFRS 9 आ गया, IAS 32 आ गया, IFRS 7 आ गया, लीजेस में IFRS 16 आ गया। ठीक है, वही बात। अदर रिपोर्टिंग इश्यूज में बहुत सारे स्टैंडर्ड आ गए। तो ये मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके बड़े तबीयत से टेस्ट होते हैं। फिर आपके पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड पूरा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही अलग दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज। F7 में यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आपने कंसोलिडेशन वगैरह पढ़ी है, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। ग्रुप अकाउंटिंग, और यहाँ पर जाहिर सी बात है एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे काफ़ी सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह सब के सब। ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स, चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर्स, फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड एंटिटीज। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है आपके पास इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अच्छा, ये इसमें आ जाएंगे आपके पास रेशियो एनालिसिस। अच्छा, रेशियो एनालिसिस आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने रेशियो एनालिसिस F5 में भी किया होगा, F7 में भी किया होगा, F9 में भी किया होगा। हर सब्जेक्ट में रेशियो एनालिसिस टपक पड़ते हैं। तो SBR के अंदर भी कुछ रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा हैवीली टेस्ट नहीं होते, लेकिन बाहर तौर आपके कोर्स का पार्ट है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन। अच्छा, अब नाउ दिस अकाउंटिंग वर्ल्ड इज़ वेरी डायनामिक वर्ल्ड, उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसमें नई रिसर्चेज हो रही हैं। करंट टॉपिक्स या हॉट टॉपिक्स हमेशा अंडर डिस्कशन रहते हैं कि किस तरह से ये रिपोर्टिंग गाइडलाइंस बेहतर से बेहतरीन की जा सके। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिस हालत में है वो बेस्ट है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। हर दौर में हम यही कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके बाद मजीद कुछ चीज़ आ जाती है। ऐसे ही होता ही नहीं होता। एक दौर हुआ होगा जब गाड़ी बनी होगी, और आज हम कहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है तो ये भी काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी कोई चीज़ आएगी, पानी से चलने वाली गाड़ी आएगी कोई कभी, या जो हवा से चल रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हालात वाक़यात चेंज हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसीज आ गई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ना जाने किस किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम चेंज होते जाएंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो दीज स्टैंडर्ड्स विल कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन इन्हांसिंग। ठीक है, तो वो करंट इश्यूज भी टेस्ट होते हैं। तो ये तो हमें वो भी देखना पड़ेंगे कि क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं और किस तरह से टेस्ट होते हैं। फिर आपके पास है एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स किसको कहते हैं? ये कहते हैं आपका यूज ऑफ CBE प्लेटफॉर्म। यूज ऑफ CBE प्लेटफॉर्म, कि आप जो पेपर दोगे, अभी तक भी जो आपने पेपर्स दिए वो सारे CBE पर दिए हैं, सही है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए। तो ये SBR भी जो आप दोगे ये आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही है आपका, CBE प्लेटफॉर्म पर ही आपका ये एग्जाम भी। ठीक है, तो अब ये CBE प्लेटफॉर्म पर जो एग्जाम है, सो यू शुड बी एबल टू यूज दोज रिसोर्सेज। कैसे आपने स्प्रेडशीट यूज करनी है, कैसे आपने रिस्पॉन्स ऑप्शन यूज करने हैं, कैसे आपने स्क्रैच पैड यूज करना है, हाईलाइट कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो उसको नेविगेट कैसे करना है। So this employability and technology skills is basically relevant to attempting your CBE exam. तो ये तो कोई खास लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो बेसिक नॉलेज है जो आपको पहले ही पता है।
सर इस पेपर का फॉर्मेट कैसा है? इस पेपर का फॉर्मेट ऐसा है जो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, ये आपके पास दे भी चुका हूं मैं। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे और बी में 2 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है विच इज ऑफ 30 मार्क्स, पढ़ते हैं क्या लिखा उसमें। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज और एक्सट्रैक्ट्स thereof, syllabus area D, and is also likely to require consideration of some financial reporting issues, syllabus area C. Candidates should understand that in addition to the consideration of the numerical aspects of group accounting, a discussion and explanation of these numbers will also be required. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जहनों में ये बात आती है कि सर ये जब अकाउंटिंग का वर्ड आएगा, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड आएगा, तो हम नंबर्स से खेल रहे होंगे, नंबर्स से बातें कर रहे होंगे। लेकिन आप एसीसी के जितने पेपर्स भी उठा लोगे, खास तौर पर प्रोफेशनल के पेपर्स उठा लोगे, द की फीचर इज डिस्कर्सिव एलिमेंट, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन। जितने प्रोफेशनल पेपर्स आप उठा लो, वहां पर फोकस ज्यादा नंबर्स पर कभी भी नहीं होगा। आपने एएफएम का पेपर किसने दिया था आप लोगों में, आप में से कितना लिखना होता है उसमें? सर रिपोर्ट्स वगैरह सारे नेम्स के एस्पेक्ट्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है उसमें। अब अगर कोई सोचे यार एएफएम के अंदर तो नंबर्स ही नंबर्स में खेल रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन इज की, डिस्कशन इज द की, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है आपको। सेम इज द केस हियर इन एसबीआर, सेम इज द केस इन एपीएम एज वेल, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसके अंदर भी कोई आप नंबर से नहीं खेलते होते हो, यू आर एक्टिंग एज एन एनालिस्ट, कंसल्टेंट, और आप कंसल्टेंट के माइंडसेट से उस पेपर को डिज़ाइन किए जाते हैं। समझ आ रही बात? तो आपने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है हर पेपर में। एसबीआर में तो खैर फेलियर रेशो इतना ज़्यादा नहीं है जितना ट्रिपल ए में, लेकिन वजह वही रहती है कि students are not able to explain it, students are not able to discuss it properly. हम explain करने में मार खा जाते हैं। अच्छा सर, क्या इसका ये मतलब है कि हमारी अंग्रेजी ख़राब है? खैर वो तो आपकी पहले से ख़राब है ही है, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं कर रहा। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, पता नहीं आपको पता भी होगी, शायद पता होगी, मुझे बताना पता है या नहीं है पता। लेकिन एग्जामिनर ये कहता है कि हम आपकी वीक इंग्लिश के ऊपर मार्क्स नहीं काटेंगे। क्या बात आपको पता है? अच्छा, यानी अगर आपने गुलाबी अंग्रेजी लिखी है, कुछ उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं, इज एंड आ, द, हैज, हैड, हैव, ये टेंसेस आपने माजी को हाल और मुस्तकबिल में कर दिया है, तो एग्जामिनर कहता है कि ठीक है, हम इसके मार्क्स नहीं काटेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी बेकार अंग्रेजी के अंदर आंसर लिखना शुरू कर दें, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम कम से कम हमारी कंटेंट पे ग्रिप अच्छी हो और हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। अगर हमारी कंटेंट पे ग्रिप अच्छी है और हमारी प्रैक्टिस अच्छी है और अंग्रेजी में थोड़ी बहुत कमी है भी, इट डजंट मैटर मच। मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि अंग्रेजी तो हमारी वैसी अच्छी नहीं है, फिर कंटेंट पे भी ग्रिप नहीं है। क्यों ग्रिप नहीं है? क्लासेस पूरी नहीं ली हुई। अच्छा भाई, क्लासेस पूरी ली हुई हैं तो क्यों ग्रिप नहीं है? क्लासेस ली हैं तो प्रैक्टिस पूरी नहीं की हुई। तो फिर जब आप लिखते हो सो यू फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आप अंग्रेज तो हो नहीं। कि आप जब पेपर लिखने बैठोगे तो अंग्रेजी का तूफान आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। अंग्रेज तो आप हो नहीं, और उर्दू में ये पेपर देना नहीं है, ठीक है? सो व्हाट वी नीड हियर इज द फ्लो ऑफ थॉट्स, द चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स, हाउ यू ड्राफ्ट योर पॉइंट्स। वो कैसे आएगा? वो आएगा प्रैक्टिस से। बात समझ आ रही है? और वो आएगा आपकी खुद की प्रैक्टिस से।
हम तो यहाँ सवाल कर लेंगे, मैं कर लूँगा सवाल, लेकिन क्या पेपर मैंने देना है? पेपर आपने देना है। तो मेरी प्रैक्टिस करने से ऐसा नहीं होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, स्टूडेंट्स बड़े खुश होते हैं, सर ये हमने कर लिया ना 4 सवाल 5 सवाल 10 सवाल। मैंने कहा ये आपने नहीं किए, ये मैंने किए हैं, और मैंने पेपर नहीं देना, पेपर आपने देना है। सो यू शुड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। Until and unless you practice those questions on your own, you will not be able to pass it, because it's not a piece of cake. This is a strategic paper, this is not a piece of cake. Okay? तो देखो नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन डिस्कशन और एप्लीकेशन प्लेज अ की रोल, इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, वर्किंग्स रटना नहीं है, समझनी है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वर्किंग्स को समझेंगे, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। बात समझ आती है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपकी अटेम्प्ट से चेंज आ गया है। चेंजेस टू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चेंजेस हैं ये मैंने आपको दे दिए। एक सफा होगा, देखो एग्जामिनर ने ताज़ी चेंजेस कर दिए हैं आपके सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 में हंसती खेलती जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर ली एग्जामिनर ने। अच्छा ये सितंबर से एप्लीकेबल है, फ्रॉम सितंबर 2023। तो अच्छा होगा तुम लोग जून में ही पास कर लो, तो सितंबर 2023 वाली चेंजेस तुम पर एप्लीकेबल ना हो। लेकिन इस चेंजेस का मकसद क्या है? चेंज का मकसद ये है कि अब क्वेश्चन नंबर 1 में सितंबर 2023 से क्वेश्चन 1 में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाएगी एक्सेल के अंदर। उसमें गलतियां होंगी, वो गलतियां ठीक करनी होंगी आपको, तो चेंज करना होगा और उसको ठीक करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है? सो बाहर तौर दिस इज अ बिट टेक्निकल थिंग, ठीक है? तो अच्छा यही है कि इस चेंज आने से पहले आपका पेपर पास हो जाए, ताकि ये चेंज आप पर एप्लीकेबल ना हो। तो ये सितंबर 2023 से एप्लीकेबल होगा। ठीक है? अच्छा भाई, क्वेश्चन 2 क्या है? सेकंड विल रिक्वायर कैंडिडेट्स टू कंसिडर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस। अच्छा, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टैंडर्ड्स भी टेस्ट होंगे। इधर खास तौर पर इधर होगा ग्रुप अकाउंटिंग टेस्ट, ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस अदर स्टैंडर्ड्स मिक्स हो गए। यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसकी इम्प्लीकेशन भी टेस्ट होगी, और साथ में क्या भी टेस्ट हो रहा होगा? एथिकल इश्यूज भी टेस्ट हो रहे होंगे। तो ये एथिकल इशू हर अटेम्प्ट का फीचर है। कम मार्क्स का आता है, लेकिन ये हर अटेम्प्ट में आता है एथिकल इशू। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 मे बी अ सिनेरियो और केस स्टडी और essay बेस्ड एंड विल कंटेन बोथ discursive and computational element. Section B could deal with any aspect of the syllabus, but will always include either a full question or part of the question that requires appraisal of financial or non-financial information. Interpretation वाला एलिमेंट बताया था ना मैंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इस वाले सेक्शन में टेस्ट होगा। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 4 में आम तौर पर आपको क्या मिल रहा होगा? करंट इशू। आमतौर पर करंट इशू से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन नंबर 4। तो डिवीजन कैसी है? क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप अकाउंट्स प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिक्स होके आ रहे होंगे। क्वेश्चन 2 एथिकल इश्यूज प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आमतौर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही रिलेट करता होता है। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक और चीज़ कि एनालिसिस वाला एलिमेंट, रेशियो एनालिसिस वाला एलिमेंट, वो भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 आम तौर पर करंट इश्यूज होंगे, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक इंडिकेटिव ग्रेड है। ठीक है? अब हम देखते हैं पास्ट एग्जाम पैटर्न, पास्ट एग्जाम ट्रेंड देखते हैं।
अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का एक एनालिसिस है। अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो होंगे, तो मैं आपको सारे के सारे, नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ ऐड हो जाएं। मैं अपना नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर आपने सिर्फ सेव रखना है, मुझे तंग नहीं करना बार बार मैसेज करके। अच्छा, ठीक है। 0345-286-4318, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। छवि, और ये है लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का एक ब्रॉड एनालिसिस, ताकि आपको पता लगे कि एग्जामिनर टेस्टिंग कर कैसे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिनेरियो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन 1 के अंदर ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक सिनेरियो आएगा और उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये 30 मार्क्स का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। 10 मार्क्स, तकरीबन 10 मार्क्स का एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा है नहीं है। 6 मार्क्स, फिर देखो एथिकल प्रिंसिपल्स 8 मार्क्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में एथिक्स आपको मिलेगा और साथ में देखो स्टैंडर्ड्स भी। कौन कौन से? अच्छा, अब ये मैंने आपको जो बताया कि एग्जामिनर को स्टैंडर्ड बहुत पसंद है, तो ये कैसे बताया मैंने आपको, पेपर में आया मैं इसलिए बताया। देख सकते हो आप IFRS 15, IAS 38 इंटेंजिबल्स वाला, फॉरेन करेंसी स्टैंडर्ड वाला, इम्पेयरमेंट वाला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यूज, इंटेंजिबल्स, रेवेन्यूज, बोरोइंग कॉस्ट, IAS 19 देख रहे हो, फेयर वैल्यूएशन, फॉरेन करेंसी, IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, IFRS 9, IAS 37। अच्छा, फिर देखो IFRS 15 रेवेन्यूज, 37, 21 फॉरेन एक्सचेंज वाला, फॉरेन करेंसी वाला, IAS 36 इम्पेयरमेंट, IAS 12 इनकम टैक्सेस, IFRS 15 and 16 रेवेन्यूज एंड लीजेस, 16, 38 ये नॉन करंट एसेट्स वाले, इम्पेयरमेंट, IAS 37, 38, 32, IFRS 2, रेवेन्यूज, लीजेस, इंटेंजिबल्स, ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गए इसमें से, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IAS 28 एसोसिएट वाला। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके, अच्छा देखो IFRS फॉर SME से भी सवाल आ चुका, हम उसको छोड़ नहीं सकते। देखो अब हर अटेम्प्ट में नहीं आ रहा IFRS फॉर SME से सवाल, लेकिन किसी अटेम्प्ट में आ जाएगा तो तुम मना तो नहीं कर सकते ना एग्जामिनर को, नहीं भाई इस अटेम्प्ट में हम तैयार नहीं है, जरा अगले अटेम्प्ट में पूछेगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। IFRS फॉर SME भी पूछा गया है और आता है, ठीक है। देखो अच्छा, अब ये देखो कि जो करंट इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स, उसके ऊपर सवाल आ गया, पेंडेमिक से रिलेटेड सवाल आ गया, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सवाल आ गया, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज से रिलेटेड सवाल आ गया, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आ गया, तो ये करंट इश्यूज हैं, दीज आर करंट इश्यूज। अब हमारे बच्चे इसमें भी काफ़ी वीक होते हैं, वो स्टैंडर्ड वगैरह तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब बात आएगी ना करंट इश्यूज़ की, तो उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको रीड नहीं करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे। एक पूरा सवाल ही करंट इश्यूज़ का आपके लिए। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया पास पेपर का ट्रेंड। अच्छा, पास पेपर का ट्रेंड से अब हमें एक और बात का अंदाज़ा हुआ कि सर एग्जामिनर का फोकस कुछ बड़े स्टैंडर्ड्स की तरफ है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ग्रुप अकाउंटिंग तो है ही है, पूरा ग्रुप्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, एसोसिएट्स,
कंट्रोल, IFRS 10, ये वगैरह सब कुछ। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे IAS 19 आपको जगह जगह नजर आया होगा, देखा आपने? ये देखो IAS 19। अच्छा खैर, तो आप ये देखें यहाँ पर IAS 19 आ रहा है, मार्च जून 2021 के अंदर IAS 19। इसी तरह क्या हो गया है, क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट दो बेटा। ये कभी ये भी टेक्नोलॉजी के मसले मसाइल हैं, जब इसकी मर्जी आती है रुक भी जाती है। ये IAS 19। अच्छा भाई, और कहाँ नजर आ रहा है IAS 19? हाँ ये देखो IAS 19, IAS 19, ठीक है। IAS 19 एग्जामिनर, चूँकि आपने पिछली अपनी अल्लाह भला करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपका टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए IAS 19 टेस्ट हुआ है, और भी क्वेश्चंस के अंदर हुआ होगा। IFRS 2, IAS 19, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 15, ठीक है। IFRS 15 काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड है, और देखो कितनी दफ़ा टेस्ट होता है, देखो कितने क्वेश्चंस के अंदर टेस्ट होता है IFRS 15। ये देखो IFRS 15, यहाँ भी IFRS 15 आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा IFRS 15, ठीक है। So the point which I'm trying to make is कि these are the important standards, जिसमें से एग्जामिनर आपसे सिनेरियोज बनाकर पूछता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके पुरानी स्टडीज़ में थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थे, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग क्विकली रिकैप करें और हम क्विकली इन मोटे स्टैंडर्ड्स की तरफ आ सकें, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स आपका था मिसाल के तौर पर 150 घंटे का। अब जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट थे वो तो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या हम उसको 150 घंटे लगा के पढ़ रहे होंगे? नो, हम 150 घंटे नहीं लगा के पढ़ सकते, क्योंकि SBR का खुद का कोर्स 150 घंटे का है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें उन कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज करना होगा और उनको फिर हमें अप्लाई करना होगा। आर यू गेटिंग दिस? चलो, तो ये बात भी हमने कर ली डिस्कस। अच्छा, अब इस पेपर के मसाइल क्या क्या हैं? ये पेपर रुकता क्यों है? ये पेपर फेल होता क्यों है? ये पेपर रुकता इसलिए है, फेल होता इसलिए है क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स सिलेक्टिव स्टडीज करते हैं, प्रॉपर कवरेज नहीं करते, इनएबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, आर्गुमेंट्स एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स टू द सिनेरियो। सही तरीके से उसको एक्सप्लेन ना कर पाना, सही तरीके से एनालाइज ना कर पाना। लैक ऑफ पेपर टेक्निक। पेपर टेक्निक क्या होती है? पेपर टेक्निक ये होती है कि जब आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, तो जवाब को देने का एक तरीका और सलीका होता है। आपने उस तरीके, उस पैटर्न पर, उस सीक्वेंस में चीज़ों को एनालाइज करके जवाब देना है, और हम आपको सिखाएंगे कि वो पेपर टेक्निक क्या है, वो क्वेश्चन को आंसर करने की टेक्निक क्या है। उस टेक्निक के हिसाब से व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, देन यू विल स्कोर मैक्सिमम अवेलेबल मार्क्स इंशाल्लाह, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में बहुत कमी रह जाती है। आंसर प्लानिंग, देखो ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, और पहला तो क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, लेकिन मैं फिर से एग्जांपल दूं आपको AAA की, तो उधर पहला क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है और उसमें 6 एग्जिबिट्स होते हैं और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होता है। विदाउट प्लानिंग
अगर आपने क्वेश्चन को शुरू कर दिया, it will be a complete disaster. And it is true for every question. You have to plan that question. You have to plan that answer. उसकी requirements को आपने plan करना होगा. किस तरह से आपने उसको attempt करना है, आपने plan करना होगा. आपने अपने thoughts को पहले jot down करना होगा. मैं ये लिखूंगा, ये point, ये highlight कर लिया आपने सारे points. और फिर उस planning को आपने execute कैसे करना है. This is the technique. अगर आपने आंसर को पहले प्लान नहीं किया तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन का जनाजा निकाल दोगे. ठीक है. अच्छा, ये प्लानिंग वाला एस्पेक्ट हर जगह है, हमारी ज़िंदगी में भी यही है, हमारी स्टडीज़ में भी यही है. कोई भी काम करो पहले प्लान कर लो, थोड़ा सा सोच लो. बगैर सोचे समझे कोई चीज़ ना करो. कहावत है ये एक मशहूर कि फेलिंग टू प्लान is planning to fail. अगर आपने प्लान नहीं किया इसका मतलब ये है कि आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो. एंड इट होल्ड्स गुड इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ. कुछ भी करो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई के पहले थोड़ी प्लानिंग कर लो. कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन की प्लानिंग करो. आज के दिन की मेरी क्या प्लानिंग होगी, मैं कब उठूंगा, कब पढ़ूंगा, कब क्लास लूंगा. दिस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. आर यू गेटिंग दिस? पुअर टाइम मैनेजमेंट. पेपर पूरा नहीं हो पाया सर, पूरी कोशिश करी, जान मारी, लेकिन पेपर पूरा नहीं हुआ. आपकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही नहीं करी है, इसलिए पेपर पूरा नहीं हो पाया. ड्राफ्टिंग स्किल्स, पुअर ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड कनेक्शन ऑफ थॉट्स. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैनलाइजेशन ऑफ थॉट सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है. इग्नोरिंग टेक्निकल आर्टिकल्स एंड करंट इश्यूज, ये हमने इग्नोर नहीं करने हैं. ये हमने एग्जामिनर के टेक्निकल आर्टिकल्स भी आते हैं और मैं आपको काफ़ी सारा डेटा दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला. जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है, लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट, आई ऑलवेज बिलीव इन स्टडिंग थ्रू द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल. ठीक है. और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँगा और हमारी जो वर्क बुक है जिससे हम लोग पढ़ रहे होंगे वो वर्क बुक भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है बेटा. अच्छा, किस तरह से हम लोग चलेंगे? अच्छा, हमारी होंगी लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, एंड आई विल रेकमेंड के फिजिकल क्लासेस अटेंड करो. इससे आपका फ़ायदा है. जो नहीं करते उनका बहुत नुकसान होता है. घर पर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. ऑनलाइन लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेना, ये सारी की सारी चीज़ें पाइल अप होती चली जाती हैं. आपके लेक्चर्स पाइल अप होते चले जाते हैं. सीरियसनेस का एलिमेंट नहीं आ पाता, जहन की यकसुई नहीं आ पाती. घर में है आप, शोर शराबा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, कहीं जाकर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, आधा अधूरा रह गया, डिस्ट्रैक्शन 100 होती हैं. खुद से ऑनलाइन घर पर पढ़ने में सारी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन बट यू आर इन क्लास, और जब से क्लास में बैठे में कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं. पीस ऑफ माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन, एंड यू आर फुली कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स योर स्टडीज. ठीक है. सो ट्राई टू अटेंड फिजिकल क्लासेस. आप में से कौन है जो कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या वर्किंग रोल में हैं किसी न किसी दर्जे में? कर आप नहीं हैं. ठीक है. तो हमारी खैर क्लासेस ऐसे ही होंगी, सैटरडे संडे या इवनिंग के अंदर होंगी. इवन इफ़ यू आर इन अ वर्किंग रोल यू कैन मैनेज. ठीक है. कोशिश तो ये होगी कि सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मैनेज दीज क्लासेस. ठीक है. और वीकडे के अंदर भी हम रखेंगे तो फिर वो इवनिंग वाला सेशन होगा, मॉर्निंग वाला नहीं होगा. ठीक होगी बात. लाइव क्लासेस, तो लाइव और फिजिकल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस में आप जब आएंगे तो उसकी यूटिलिटी आप खुद देखेंगे. ठीक है. रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, बट आई विल हाईली रेकमेंड दैट डू टेक फिजिकल क्लासेस. ठीक है. आपको एक बुक मिल रही होगी इंशाल्लाह, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कौन सी बुक, कैसी बुक. व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं.
लेटेस्ट एग्ज़ाम मटेरियल आप लोगों को मैं खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँगा, जिसमें लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट भी होगी, लेटेस्ट एग्ज़ाम किट भी होगी। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर्स हैं, मटेरियल है, वो सारा के सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँगा। असाइनमेंट्स भी मैं दे रहा हूँगा और हम मॉक भी कंडक्ट करेंगे, जिसको इंशाल्लाह ताला मैं खुद चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक ग्रैंड रिवीजन और एग्ज़ाम फोकस्ड वेबिनार भी मैं कंडक्ट करूँ। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोग पढ़ेंगे किस मटीरियल से और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए हैं। अच्छा भाई, so this will be our workbook, ठीक है। ये वर्कबुक होगी जो कि आपने एडमिन से लेनी होगी और इसी वर्कबुक से हम अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, इसी वर्कबुक को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हर टॉपिक की एग्जांपल्स भी हैं, हर टॉपिक के सॉल्यूशंस भी हैं। इसी वर्कबुक को हम, इसी इंटीग्रेटेड वर्कबुक को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल भी दे रहा हूँ। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें, और उसमें दूसरे एग्जामिनेशन बॉडीज़, दूसरी एग्जामिनिंग बॉडीज़ के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आई कैप के क्वेश्चन, मुझे कोई क्वेश्चन आई कैप का अच्छा लगा तो वो मैंने आपको दे दिया। इधर एक बहुत अच्छा कोर्स मटीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड का है, उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, वो मैंने आपको दे दिए, सो दैट यू गेट वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तो बाहर तो और हैं ही हैं, ठीक है ना। तो ये वाली इंटीग्रेटेड जो वर्कबुक होगी ये आप लोगों ने लेनी होगी एडमिन से। अच्छा, इसके अलावा सारे के सारे पास्ट पेपर्स मैंने कंपाइल किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, सॉफ्ट में दे दूंगा मैं आप लोगों को। सारे पास्ट पेपर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे टॉपिक के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हम टॉपिक के साथ कर सकें वो टॉपिक के साथ कर लेंगे। लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स की इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट होती है, मल्टीपल टॉपिक्स की, ठीक है। तो जो मल्टीपल टॉपिक्स की इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट होती है, तो उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फिर हम तब कर सकेंगे जब हम वो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक एक साथ कर लेंगे, तो फिर वो हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है बच्चों। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एनीवन? सो ये जो स्टडी मटेरियल होगा ये कैप्टन का किसका होगा या आपका कोई? अच्छा, ये स्टडी ये है वर्कबुक, ये कैप्लन की इंटीग्रेटेड वर्कबुक है, ठीक है। ये कैप्लन की इंटीग्रेटेड, कैप्लन की बुक नहीं है, ये कैप्लन की वर्कबुक है। अच्छा, वर्कबुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि इसमें टॉपिक्स के की पॉइंटर्स, की समरीज, क्वेश्चंस, वर्कड एग्जांपल्स, ठीक है ना। और ये जब वर्कबुक आपके पास होगी ना, तो देखो हर जगह पर इस तरह से ना नोट्स की स्पेस भी गिवन होगी। सो वट एवर यू आर लिसनिंग, वट एवर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग, यू कैन नोट दोज एग्जाम्पल्स इन दिस नोट सेक्शन, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जगह जगह पर हर पेज के ऊपर उससे रिलेटेड नोट्स का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए। और जो कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट और कैप्लन की जो एग्जाम किट है वो मैं आपको दे दूंगा, सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप लोग उसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और वो है IAS 19। एम्प्लॉय बेनिफिट्स।
एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अच्छा, इस पर आने से पहले हम कुछ एक बेसिक डिस्कशन करते हैं, एंड इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट। पानी का बोलते ना बेटा किसी को। अच्छा, मैं जो भी नोटिंग कर रहा हूँगा वो मैं इंशाल्लाह आपको दे भी दूंगा सॉफ्ट में, ठीक है? तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं आपको। अच्छा भाई, एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अच्छा, एम्प्लॉई बेनिफिट्स का ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, this is IAS 19, International Accounting Standard 19। अच्छा, ये स्टैंडर्ड किस चीज से डील करता है? एज द नेम इम्प्लाइज, ये सर एम्प्लॉई बेनिफिट्स से डील करता है। दैट हाउ वी विल बी अकाउंटिंग फॉर द एम्प्लॉई बेनिफिट्स। सर, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट दे सकता है? लेट्स डिस्कस। सर, ये एक एम्प्लॉयर है और ये एक एम्प्लॉई है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं कि इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, कैसे होगी। वी आर सिंपली थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट्स विच एन एम्प्लॉयर कैन गिव टू हिज एम्प्लॉय। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेसिक और बेसिक हो, इतना टेक्निकल नहीं। ये भी टेक्निकल हो गया। सबसे पहले सैलरी, सबसे पहले क्या देगा? सैलरी देगा। हमने कहा सर सैलरी देगा। और क्या देगा? और एक टर्म्स यूज होती है आमतौर पर, कभी भी आप किसी से पूछें भाई तेरी जॉब लग गई? हाँ लग गई। भाई तेरी सैलरी कितनी है? तो हो सकता है उसका मुंह बन जाए, मुझसे सैलरी पूछ रहा भाई, होता है ना। लेकिन अगर कोई जिगरी दोस्त वगैरह हो, कोई कज़न वगैरह हो, आप उससे पूछो कि भाई कोई जॉब लग गई, क्या सैलरी है? यार 1.5 लाख रुपए सैलरी है। यार बेनिफिट्स कितने हैं? बेनिफिट्स, पर्क्स तो बताओ, पर्क्स कितने हैं? वर्ड सुना है? पर्क्स तो बताओ। तो सैलरीज एंड पर्क्स, सैलरीज, पर्क्स कितने हैं? पर्क्स में क्या क्या आता है? पर्क्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। पर्क्स में आपके पास सारे अलाउंसेस आ जाते हैं, ठीक है? सारे अलाउंसेस आ जाते हैं। अच्छा, अब अलाउंसेस के अंदर भी मल्टीपल अलाउंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका हो सकता है मेडिकल अलाउंस आए, यूटिलिटी अलाउंस आ जाए, हाउस रेंट अलाउंस आ जाए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस आ जाए। मुख्तलिफ नामों से होते हैं अलाउंसेस। लेकिन हमें क्या करना उन नामों से? अलाउंस का मतलब होता क्या है? रोकड़ा, पैसा। तो अगर मिसाल के तौर पर ये अलाउंसेस अलग हैं तो इस सैलरी को कहा जाता है बेसिक सैलरी। क्या कहा जाता है? बेसिक सैलरी। तो अगर आप कभी किसी से उसकी सैलरी पूछोगे और मिसाल के तौर पर उसकी बेसिक सैलरी है 75,000, अच्छा, फिर उसके अलाउंसेस हैं, और अलाउंसेस हैं 80,000 के अलाउंसेस हैं, तो क्या ख्याल है कितनी सैलरी बताएगा? 75 बताएगा? कि उसको क्या सैलरी बतानी चाहिए? 75 बतानी चाहिए या 1.55 बतानी चाहिए? 1.55 बतानी चाहिए, जितना माल उसको मिल रहा है, ठीक है? तो अलाउंसेस के नामों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस इज पार्ट ऑफ सैलरी, सिंपल, ठीक है? तो ये बेसिक सैलरी होती है
on the basis of which all the allowances are calculated usually. For example, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब इंशाल्लाह आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, आप लोगों की जॉब हो जाएगी, आप लोगों के हाथ में ऑफर लेटर आ रहा होगा, किसी के हाथ में यूनिलीवर का, किसी के हाथ में एंग्रो का इंशाल्लाह ऑफर लेटर आ रहा होगा, तो उसको इस ऑफर लेटर पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बोलेंगे भैया आपकी बेसिक सैलरी कितनी पता है आपको? आपकी बेसिक सैलरी है 75,000। तो ये देख के आपका मुंह बन जाएगा सड़ा हुआ सा, लेकिन आप जब आगे जैसे ही रीड करोगे तो बोलेगा एंड बिलो इज द लिस्ट ऑफ अलाउंसेस। ओह जबरदस्त सर, अब होगी ना बात। अलाउंसेस, अलाउंसेस में क्या, अलाउंसेस में कहा जाएगा भाई आपको मिलेगा 10% मेडिकल अलाउंस, 40% house rent allowance, 25% utilities allowance, 10%, अच्छा, और आपका अल्लाह बल्ला करे 60 हो गया, 75 हो गया ये, 10% डियरनेस अलाउंस। अब 10% मेडिकल अलाउंस कितना बन गया? 7,500। 75,000 का 40% कितना बना, जरा बताते हो? सही, मैं अपना हसान, अगर मैं यहां भी जा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि कट रहा हूं फ्रेम से? चेक कर ले दफा, आ रहा हूं, बस ठीक है, जबरदस्त। बस ये आज होगी हमारी 12 तक। कितना? 30,000 और 25% 18,750 और सबको टोटल करें इसको 75,000 इंटू 1.85 कर दें। $75,000 इंटू 1.85, नहीं, इन सबको ऐड करें। पूछा एक सेकंड, 75,000 इंटू 1.85, ये बनेगा 138,750। तो ये होती है बेसिकली आपकी क्या, ग्रॉस सैलरी। ये वो सैलरी होती है जो नजर आ रही है आंखों से। फिर कुछ ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो अभी आपको आंखों से नजर नहीं आ रहे, जैसे कि लीव्स। क्या लीव बेनिफिट है? नहीं, पेड नहीं हो तो बेनिफिट नहीं, बेनिफिट नहीं है। Leaves by any means a benefit. Leave is by any mean is a benefit. How? दो तरह की हम कह सकते हैं कि दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं लीव्स में। एक को हम कह रहे होते हैं लीव पे, लीव इनकैशमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं लीव इनकैशमेंट, या एक्यूमुलेशन भी हो सकती है। या चलो इसको तीसरी कैटेगरी बना दो पूरी पूरी। आओ देखते हैं तीनों का मतलब क्या है।
किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसी पढ़ी, उसने कहा अच्छा भाई लीव्स की ये पॉलिसी है। अज्यूम करो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि पूरे साल में आपको 30 छुट्टियां अलाउ होती हैं, ठीक है? कितनी छुट्टियां हैं? अब इसमें कुछ कैजुअल लीव्स भी होंगी, कुछ सिक लीव्स होंगी, कुछ एनुअल लीव्स होंगी। अभी मैं उस डिटेल में बहसबाजी में नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई 30 लीव्स हैं। अगर कोई बंदा ये 30 लीव्स अवेल कर ले, मैं बात कर रहा हूं 2023 की, जैन से दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पर 30 दिन की छुट्टियां अलाउड है। अगर एम्प्लॉय ने 30 दिन की छुट्टियां कर ली तो वो काम कितने महीने करेगा? 11 मंथ्स। तो हमने कहा सर लीव पे के अंदर होता ये है months worked 11 and months paid 12। बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? काम किया कितने महीने? 11 महीने। और पैसे मिले कितने महीने के? 12 महीने। लीव इनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मंथ्स वर्कड और कोई छुट्टी नहीं करी। और ऐसा बहुत होता है, जो खास तौर पर वो छोटे तबके वाले एम्प्लॉयज होते हैं ना, 50-60 हज़ार सैलरी वाले, वो बोलते हैं भाई हमें छुट्टी नहीं करनी है, आप हमको पैसे दे दो। वो मर भी रहे होंगे ना तो ऑफिस आ जाए, बोलेंगे यार छुट्टी नहीं करते, पैसे जमा हो रहे हैं, साल के आखिर में एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो उन्होंने काम कितने महीने किया होगा? 12 मंथ्स। और उनको पैसे कितने महीनों के मिलेंगे? वेरी गुड, 13 मंथ्स। किडिंग? लीव एक्यूमुलेशन में क्या होगा? लीव एक्यूमुलेशन में ये होगा कि मिसाल के तौर पर सर पूरी के पूरी लीव जमा हो गई है, इन कैश नहीं हुई है अभी। कंपनी की पॉलिसी है कि इन कैश नहीं होगी। अच्छा भाई इन कैश नहीं होगी तो क्या होगा? इसको जमा कर सकते हो, अगले साल ले लेना, लेकिन लेनी तो लीव पड़ेगी, इन कैश नहीं होगी। अच्छा भाई तो इसका मतलब कि पूरे साल के 12 महीने काम किया, हाँ या ना? और एक महीने की क्या हो गई? लीव एक्यूमुलेट हो गई, अक्रू हो गई। क्या एंटिटी इसको रिकॉर्ड करेगी? क्या एंटिटी को रिकॉर्ड करना चाहिए? सवाल है। क्योंकि सर इस पूरे साल में सर्विस देने की वजह से अब एंटिटी पर ये ऑब्लिगेशन आ गई है कि उसने एक महीने की छुट्टी तो देनी है। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने कहा कि सर ये जो एक महीने की छुट्टी का एक्सपेंस है वो कंपनी कब रिकॉर्ड करेगी? वो इसी साल रिकॉर्ड कर लेगी। किस साल? जिस साल ये एक महीने की छुट्टियां इस एम्प्लॉई ने अर्न की हैं। सिर्फ सैलरी अर्न नहीं की है। जैसे यहां था भाई, यहां पर इन कैश हो गई थी ना, यहां पे भी अर्निंग कितनी की इसने? 13 महीनों की अर्निंग की। एंटिटी का एक्सपेंस कितना आया? 13 महीनों का एक्सपेंस आया। एम्प्लॉय की अर्निंग कितने महीनों की हुई? 13 महीनों की अर्निंग हुई। इसी तरह जब लीव्स एक्यूमुलेट हो रही हैं, जब लीव्स अक्रू हो रही हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो 12 महीने के तो पैसे उसको सैलरी के मिल गए। एक महीने की जो लीव्स है वो उसको अभी मिली नहीं है, लेकिन कमेटी डल गई, इधर जमा हो गई है, अगले साल ले लेगा वो। तो मैं अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचूं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो सर ये तो है ईयर 1,
अब आएगा ईयर 2। इस केस में तो सिंपल था ना काम। ईयर 1 के अंदर कंपनी एक्सपेंस कितना लेके जाएगी जरा मुझे बताओ। सोच के बताओ। क्वेश्चन क्या था आपका? इस ईयर 1 में कंपनी अपने पीएनएल में कितना एक्सपेंस लेकर जाएगी टोटल पूरे साल की सैलरी। 30 months लीव पे के केस में पे की केस है कितने मंथ्स का 13 months का। कैसे और तब अगर वो लीव कंपनी कितना पे कर रही है सोचो। अच्छा मतलब जो वर्ड 12 months का करेक्ट है तो यहाँ पे एक पॉपअप आया है। अच्छा ये कैसे आ गया। लेकिन सवाल ये है कि एम आई कनेक्टेड। अच्छा 1 मिनट दो। ये अभी भी आया। तो मेरे बच्चों को बताते ना। हाँ भाई लीव पे के 12 months का पहला वाला केस है लीव पे का केस है 12 months का एक्सपेंस 12 मंथ का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्योंकि कंपनी ने पे कितना करना है। 12 months कंपनी की ऑब्लिगेशन कितने महीने की है 12 मंथ्स की। तो कंपनी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेगी 12 months का। तो हमने कहा सर कंपनी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी 12 महीनों का और मिसाल के तौर पर सैलरी कितनी है 138,750 ऐसा ही है। तो 138,750 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 138,750 इंटू 12 एक्सपेंस डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या हो गया बोलो बैंक क्रेडिट हो गया। सिंपल है। इस वाले केस की एंट्री बताओ लीव इनकैशमेंट की। 13 months का एक्सपेंस है कितना 13 मंथ्स का 138,750 इंटू 13 ये क्या आता भाई 1803750। क्रेडिट क्या होगा हमने कहा सर बैंक क्रेडिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया यहाँ पर भी सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया बैंक आपका क्रेडिट हो गया 1803750 से। ऐसा ही है। इधर क्या होगा 12 months एक्यूमुलेटेड लीव्स की एंट्री क्या होगी। बहुत सिंपल है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। काम कितने महीने किया एम्प्लॉय ने और 12 मंथ्स काम करने के बाद क्या उसने 1 महीने की छुट्टियां अर्न कर ली हाँ या ना। यानी इस साल एम्प्लॉय ने कितनी अर्निंग कर ली 12 महीने के तो पैसे उठा लिए और 1 महीने की छुट्टी अर्न कर ली जो वो कब लेगा। इसका मतलब क्या है वाइस वर्सा सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। कंपनी ने पैसे दे दिए कितने 12 महीनों के तो क्या कंपनी का 12 महीने का एक्सपेंस हो गया और इस 12 महीने काम करने की वजह से इस साल काम करने की वजह से एम्प्लॉय ने 1 महीने की छुट्टियां अर्न कर ली। यानी अब कंपनी पर ये ऑब्लिगेशन होगी कि वो उस एम्प्लॉय को 1 महीने की छुट्टियां देगी। तो क्या ये कंपनी का एक्सपेंस हो गया बिल्कुल हो गया। एक्सपेंस कैसे हो सकता बता दो कैसे हो गया अभी रिकॉर्ड करते हैं फिर बताओ।
अच्छा भाई, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस के भी दो हिस्से हो गए ना, एक वो सैलरी जो पेड हो गई है और एक वो जो एक्यूमुलेटेड एब्सेंस है, एक्यूमुलेटेड लीव्स। अच्छा भाई, ये तो 12 महीने हो गए, तो इसको ज़रा 12 से मल्टीप्लाई कर दो। वन 1665000 और एक्यूमुलेटेड लीव्स कितनी 138। ये तो नहीं करना ना। अभी बताता हूँ, अगले साल देखते हैं क्या होता है। अगले साल की जब एंट्री बनाऊंगा ना तो आपको बेहतर क्लियर समझ आ जाएगा। क्रेडिट क्या करेंगे? 12 months का बैंक हो जाएगा, फिर accrued expenses हो जाएगा 1 month का। सर बैंक तो क्रेडिट हो गया कितने से? तो 1665 से सर एक और चीज भी क्रेडिट होगी, accrued expense। अक्रूड लीव्स नेक्स्ट ईयर आया। और एम्प्लॉई ने इस साल 1 महीने की छुट्टी नहीं ली, कितने महीने की छुट्टी ली? 2 महीने की छुट्टी ली। मंथ वर्क कितने? 10 10 महीने की सैलरी मिल जाएगी। yes प्लस ईयर 2 की लीव्स 1 मंथ, ये एक्सपेंस। ये एक्सपेंस क्यों हो रहा है? लीव्स के पे तो नहीं कर रहे ना। अब लीव्स उसकी वो छुट्टियों पर चला जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे ना मेरा बच्चा। लीव्स का मतलब तो यही होता है ना कि छुट्टियां करोगे तो भी क्या मिलेंगे? सैलरी मिलेगी ना। और लीव्स ऑफ ईयर 1 हमने कहा सर ये तो एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन क्या ये 1 मंथ की जो लीव्स है ईयर 1 वाली, क्या ये एक्सपेंस में जाएगी? accrued expense सर ये तो पिछले साल का एक्सपेंस था, तो ये रिकॉर्ड भी किस साल हो गया? पिछले साल हो गया। अब जब ये इस साल छुट्टियां लेगा तो क्या ये मेरे पीएनएल में एज एक्सपेंस जाएगा? accrued expense तो ये मेरे पीएनएल में एज एक्सपेंस नहीं जाएगा। वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि सर लायबिलिटी का एक प्रिंसिपल है जो हमें रिकैप करना होगा। IAS 37 क्या कहता है कि मुझे लायबिलिटी कब रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? When I have a obligation present obligation as a result of past events. It could be legal or constructive obligation, resulting in outflow of economic resources and amount can be जब एम्प्लॉय ने पिछले साल सर्विसेज दे दी तो क्या एंटिटी की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई छुट्टी देने की? हो गई। तो कंपनी की हो गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, भले लीगल ना हो,
कंस्ट्रक्टिव तो है, पॉलिसी तो है, अनाउंस्ड पॉलिसी तो है, भले लीगल ना हो लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है, ठीक है। क्या इससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा? हाँ होगा, वो छुट्टी करेगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्या अमाउंट रीजनेबली एस्टिमेट हो सकती है? यस। कितनी अमाउंट देनी है? 1 महीने की। तो अब अगर ये 12 महीने की छुट्टियां करता है तो मेरे P&L में एक्सपेंस कितना जाएगा जरा देखो। 11 months का। वेरी गुड, मेरे P&L में जाएगा एक्सपेंस 11 मंथ्स का। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 138750 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बना 1526250। क्रेडिट कर दूंगा मैं क्या? बैंक होगा डेबिट क्या होगा? एक और डेबिट भी तो मिस कर दिया हमने। यस, एक्रूड या जो एक्यूमुलेटेड लीव्स थी, और क्रेडिट कितने महीने होंगे? 12 मंथ्स। ठीक है, सही। क्लियर होती है ये बात सबको? आपको भी बेटा? अच्छा, हम साथ साथ IAS 19 में जगह जगह IAS 37 का भी काम आएगा, खास तौर पर इस क्राइटेरिया का। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम IAS 37 को रिवाइज करते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। तो हमारे पुराने स्टैंडर्ड भी रिवाइज होंगे और हमारे आगे के स्टैंडर्ड्स की गाड़ी भी चलती रहेगी। लेकिन जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, जो SBR के की स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा फोकस सबसे पहले उन स्टैंडर्ड्स की तरफ होना चाहिए है, ठीक है। फिर जो आपके F7 वाले स्टैंडर्ड्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला सर जुनेद भी मेरे साथ इस कोर्स को लेकर चलेंगे। तो वो वाले स्टैंडर्ड्स जो ख़ास तौर पर F7 वाले स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सर जुनेद भी आपको इंशाल्लाह ताला रिवाइज करवा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह ताला कल भी हमारी क्लास होगी और कल की क्लास की टाइमिंग है 12 से 2, ठीक है। अच्छा, आप लोग सारे के सारे बच्चे प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, ठीक है। तो अगर क्लास टाइमिंग से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट है, क्लास मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ है, ताकि वो आप तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।